एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते में साफ कर सके। तो एक टीम है जो कि काठमांडू जा रही थी हवाई जहाज से, और उसके पहले एक और दल चला गया था। इसलिए पहले वाला दल चला गया था क्योंकि बेस कैंप में पहुंचने के बाद वो हिमपात का जो रास्ता है, जो बर्फ़ गिरता है वहाँ पे, उसको साफ़ कर सके। तो ये जगह का नाम है नमचे बाज़ार। तो शेरपा लैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नगरीय सिटी क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाज़ार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। तो ये जगह के बारे में है कि वहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, किस नाम से, सागरमाथा के नाम से वो फेमस है, पॉपुलर है। तो वो नाम लेखक को अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। एक बड़ा सा फूल देखा लेखक ने। एवरेस्ट की तरफ जब गौर से देखा तो एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा, बर्फ का फूल देखा, उसे प्लूम कहते हैं, प्लूम को देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था, जो कि पर्वत के टॉप पर दिख रहा था और एक झंडा जैसा प्रतीत हो रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज, क्योंकि तेज हवा के कारण जो बर्फ का जो सूखा रहता है ना, सूखा भाग हवा से, सूखा बर्फ ही पर्वत पर उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। तो लेखिका कहती है कि वो इस चुनौतियों को सामना करने के लिए वो रेडी थी। सब लोग को ये बर्फ़ का जो तेज हवा है इसको झेलना पड़ता था और लेखिका इसके लिए तैयार थी। जब हम 26 मार्च को पैरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। तो एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा जो होता है, चट्टान, वो नीचे खिसक गई थी, जिसके कारण 16 शेरपा के दल में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल भी हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आमदनी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर, माने उदासी को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया, उन्होंने बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अगर एवरेस्ट में जाना चाहता है तो इन खतरों को देखना ही होता है, देखना पड़ सकता है या इनका सामना करना पड़ सकता है। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पैरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति में हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों
से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्हें सब लोग निरीक्षण कर लिए हैं, इंस्पेक्शन कर लिए हैं, रास्ता को भी साफ कर दिए हैं और पुल भी बना दिया गया है। इन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। तो ग्लेशियर जो होता है बर्फ़ की नदी होते हैं, वहाँ से नदी बनकर निकलते जब ग्लेशियर पिघलता है तो, और बर्फ़ अभी गिरना जारी है, माने जो बर्फ़ गिर रहा था वो अभी हो ही रहा था, स्नोफॉल हो रहा था। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते थे और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता था। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। और बेस कैंप पहुंचने से पहले एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसकी खबर लेखिका को मिला। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी हो गई और एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। तो वो देख रही थी बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदी को। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का, मैंने हिमपात जो होता है बर्फ के टुकड़ों का, और अव्यवस्थित मैंने इरेगुलर वे में गिरना बर्फ का, वो तो था ही, मैंने बर्फ का गिरना था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहाने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो हिमपात जो है लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, माने इन लोगों को बर्फ़ से जो भी है परेशानी होती रहेगी। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। तो हिमपात के रास्ते अपने आधे सामान को लेखिका का जो ग्रुप था वो लेकर गया। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो ये सब डॉक्टर मीनू ने उनको दिया, लेखिका को दिया। क्या क्या दिया? एल्युमिनियम की, डॉक्टर मीनू मेहता ने बताया कि एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ को कैसे यूज़ करके पुल बना सकते हैं, लट्ठों को और रस्सियों का उपयोग भी कर सकते हैं, बर्फ़ की आड़ी टेढ़ी दीवारों पर रस्सियों को बांधना कैसे जाता है, और हमारे अग्रिम दल माने जो फर्स्ट दल है, आगे का दल, फर्स्ट नहीं आगे का, अग्रिम माने फ्रंट वाले, आगे वाले दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी, उनकी भी जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात के कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था, और तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। तो अभ्यास में वो दोनों साथ साथ चल रहे थे, रीता गोम्बू और लेखिका साथ साथ चल रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। तो वॉकी टॉकी होने के कारण वो जानकारी बेस कैंप में पहुंचा रहे थे। कर्नल खुल्लड़ उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोरजी लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को
7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। तो अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः मैंने फाइनली साउथ कोल पहुंच गए। दे रीच साउथ कोल। और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। तो शिखर पर माने पीक पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। फिर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया कि तुम एक पक्की पर्वतीय माउंटेनियरिंग गर्ल लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तुम तो पहले ही प्रयास में अटेम्प्ट में ऊपर शिखर यात्रा पर पर्वत के शिखर पर पहुंच सकती हो। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नाइलन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। तो वो कैंप 3 में थी। कब? 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर, जगह का नाम है, सुंदर रंगीन ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नाइलन के बने तंबू की कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। तो 10 मोर पीपल वेर देयर इन द कैंप। लोपसांग, तशरिंग मेरे तंबू में थे। ये दोनों नाम लिया गया है। ये दोनों भी उसी तंबू में थे, टेंट में थे। तंबू इज टेंट। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तो 12:30 बजे का वक्त है जब लेखिका इस कैंप में थी, इस टेंट में। 15-16 मई की बात है। वहाँ पे और 10 लोग थे 10 लोग थे लेखिका के साथ। तो गहरी नींद में सोई हुई थी और 12:30 बजे के लगभग रात में किसी स्ट्रॉन्ग, सख्त इज स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग चीज़ से नींद अचानक खुल गई। टकराने के कारण नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। लेखिका को महसूस हुआ कि कोई बहुत भारी और ठंडी चीज़ उनके ऊपर से उनको कुचलता हुआ चल रहा है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। तो एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा कैंप की ही तरफ उनके टेंट के ऊपर आ गिरा था। बहुत बड़ा टुकड़ा। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जन के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया और कैंप को स्पीड में वो तहस नहस कर दिया। स्पीड में आते हुए गिरते हुए वो नुकसान पहुंचा दिया, टेंट को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। बहुत लोगों को चोट आई, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मृत्यु किसी का नहीं हुआ। लोपसांग अपनी स्विश छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए।
थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। मैंने लेट, बहुत ठंड था ना, बर्फ में दबे हुए थे, तो अगर थोड़ा भी लेट होता तो खतरनाक हो सकता था स्थिति। इसलिए जो वहाँ पर लोग थे, जैसे लोपसांग हैं, उन्होंने अपनी स्विस नाइफ की मदद से टेंट को खोला होगा और सबको वहाँ से बाहर निकाला। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए और चारों तरफ से बर्फ को हटाकर लेखिका को भी बर्फ से बाहर निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। तो कैंप 2 पर फिर वो 16 मई को पहुंचे 8 बजे सुबह। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। तो एक शेरपा की पैर की हड्डी टूट गई थी तो उसको स्ट्रेचर पर खुद के बनाए हुए, मैंने मैन मेड या जो भी है मेड, सेल्फ मेड जो स्ट्रेचर है उसको उस पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोट अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लड़ मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। और कैप्टन खुल्लड़ ने लेखिका से पूछा कि क्या तुम भयभीत हो और क्या तुम वापस जाना चाहती हो? तो लेखिका ने उत्तर दिया, नहीं। जैसे ही मैं साउथ कैंप पहुंची मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। जी, जय की मीनू अभी बहुत पीछे थे। की, जय और मीनू ये 3 लोग हैं जो अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी, क्योंकि अभी तक वो आए नहीं थे और अगले ही दिन उनको उनके साथ ही चढ़ाई करना था। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वो बहुत सामान भारी बोझ लेकर आ रहे थे और बिना ऑक्सीजन के ही चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे कि मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थी। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था, लेखिका को की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। लेखिका ने की को देखा थोड़ा नीचे आने के बाद। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। की उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। वो पहाड़ पर चढ़ना चाहती है, इसलिए वो औरों के साथ इस दल में ग्रुप में आई है। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, मैं फिजिकली ऑल्सो वो ठीक है, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। और फिजिकली ठीक भी है, फिट है, इसलिए उनको अपने दल की मदद भी करनी चाहिए। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। वो हंसा और अपना पानी पिया, प्यास बुझाया, लेकिन अपना किट ले जाने नहीं दिया उसको। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से ल्यूट और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। सो ल्यूट और बिस्सा भी नीचे आए लेखिका से मिलने के लिए। और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है।
अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। वो बिना ऑक्सीजन का ही चढ़ाई करने वाला था, और लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना शायद उसको मुश्किल हो रहा था, नहीं था उसके पास। तो अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के लिए चढ़ाई करने वाला था, बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि के शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो या तो 2 ही ऑप्शन था उसके पास, या तो चढ़ना था उसी दिन वापस आना था, नहीं तो प्रयास जो वो प्रयास कर रहा था चढ़ने का उसको वहीं पर ड्रॉप कर देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। वो जल्दी चढ़ाई करना शुरू करना चाहता था, क्योंकि उसे जाकर वापस भी आना था। और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। ने एक ही दिन में ऊपर तक जाना फिर नीचे आना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। और अगर अंगदोरजी का पैर ठंडे पड़ जाते, सुन्न पड़ जाते या पैर में प्रॉब्लम हो जाता, ठंडे पड़ जाते, तो उसके वापस आने का भी खतरा वहाँ पे लग रहा था कि वो आ पाएगा कि नहीं। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत से काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हम कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। फिर से देखो, जमे हुए बर्फ़ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, तो जो ढलाने और चट्टानें थी वो सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। शीशा इस ग्लास का लगता है कि शीट बिछा हुआ। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े, जो नेल्स होते हैं ना बर्फ़ को काटने का, फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। इतना तेज़ ही फावड़ा चलाना पड़ा कि जो धरती जो जमा हुआ बर्फ़ है उसको वो फावड़ा काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया और सोच समझकर लेखिका ने कदम उठाया कि कैसे आगे बढ़ना है। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अंगदोरजी ने कहा कि पहले वाला जो दल था वो 4 घंटा लगाया था, पिछले वाला दल 4 घंटा लगाया था शिखर पर पहुंचने में। अगर इसी तरह से हम लोग चलते रहे तो 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। ल्यूट हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। ल्यूट पीछे पीछे आ रहा था और जब दक्षिणी शिखर के नीचे ये लेखिका का ग्रुप आराम कर रहा था तब ल्यूट भी इनके पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। ल्यूट एक नायलन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं
रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि ल्यूट एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। ल्यूट ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। तो लेखिका जो ऑक्सीजन जितना चाहिए उससे कम ऑक्सीजन पर वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन ल्यूट ने जब देखा कि ऑक्सीजन का दर कम है या फ्लो कम है, तब इसने थोड़ा फ्लो को और ज़्यादा किया। तब थोड़ा महसूस हुआ लेखिका को कि अब थोड़ा आसानी से वो चढ़ पा रही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण चढ़ने में मुश्किल हो रही होगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी और 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर बचेंद्री पाल पहुंच गई थी, वहां पर खड़ी थी और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतना जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। पीक पर इतना प्लेस नहीं था कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़ा हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान और देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। और चारों तरफ बहुत स्टीप स्लोप्स थे, जो कि एक सुरक्षा का विषय था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया। तो फावड़े को बर्फ में धंसाकर अपने आप को सुरक्षित किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैली से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक ल्यूट ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। ल्यूट ने ये जो सक्सेसफुल इन्होंने माउंटेनियरिंग किया है, तो इसका सूचना नेता तक पहुंचा दिया था। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। उन्होंने इनका हौसला बढ़ाया, बधाई दी और इनके माता पिता को भी बधाई देना चाहा और कहा कि अब तुम उस दुनिया में वापस जाओगी, उस संसार में वापस जाओगी जो कि पिछले संसार से बहुत भिन्न होगा। इसलिए बहुत नाम कमाकर अब जा रही है वापस, सक्सेसफुली माउंटेन क्लाइंब कर लेती। तो यही थी मेरी शिखर यात्रा।